हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, है ना। आज से मैं मैराथन क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आज पहला हिंदी के पेडागोजी वाला जो सेक्शन होता है उसकी मैराथन क्लास है। ये मैराथन आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगी। आप इतना यकीन मान के चलिए कि अगर ये मैराथन क्लास आपने देख लिया और इस मैराथन के साथ साथ मैंने इसमें क्वेश्चन को भी समाहित किया है, जिससे आपका जितना भी कॉन्सेप्ट हो वो एकदम क्लियर हो सके। आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है, आप एकदम आपका कॉन्फिडेंस क्या हो, एकदम हाई हो सके, ठीक है। इसीलिए ये मैराथन क्लास लेके मैं आई हूँ। आप अपने एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में इसे ज़रूर रिवाइज करके जाएं और अपने 15 के 15 जो क्वेश्चन होंगे आपके पेडागोजी सेक्शन का, आप यकीन मान के चलिए एक ही मैराथन से आपको वो 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, ठीक है। अर्जन का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक, ठीक है। और अधिगम, अधिगम का मतलब लर्निंग या हम कहें तो सीखना, ठीक। भाषा अर्जन जो होता है वो हम किस भाषा का करते हैं भाई? मातृभाषा का अपने करते हैं। और भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है बच्चे में वो स्वाभाविक होती है, वो जन्मजात होती है। यानी किसी को कहना नहीं पड़ता है बच्चे को कि तुम बोलना सीखो, चाहे तुम लिखना सीखो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। उस बच्चे को अपने आप जो घर के माहौल में वो देखता है कि जो उसके मम्मी पापा जैसे बात कर रहे हैं या उसके दादा दादी या उसके बड़े भाई बहन जो भी हैं फैमिली मेंबर, वो जैसे बात कर रहे हैं, वो बच्चा अपने आप वो सारे शब्द धीरे धीरे सीखता जाता है, ठीक। पहले वो जैसे लोग खिलाते हैं बच्चे को कि बाबू बेटा, तो वो भी क्या सीखेगा? पहले आ बा ऐसे सारे जो सिंपल शब्द होते हैं वो बच्चा पहले उन शब्दों को धीरे धीरे सीखता है। तो ये क्या हुई? एक स्वाभाविक क्रिया हुई। वो सहज और क्या हो रहा है? स्वाभाविक ढंग से अपने आप अचेतन ढंग से सीख रहा है, ठीक। और भाषा अर्जन किसका होता है? मातृभाषा का। आपको पता है कि मातृभाषा का बच्चे अर्जन करते हैं, है ना। मातृभाषा जो होती है वो आपकी पूर्ण रूप से स्वाभाविक भाषा होती है और सहजता से बच्चा सीखता चला जाता है, क्योंकि इसमें कोई किताब की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं होती है, ना किसी नियम की, ना किसी व्याकरण की, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या होती है? एक स्वाभाविक भाषा होती है। और जो द्वितीयक भाषा होती है, इसीलिए मैंने पहले दोनों के बारे में बताया है, फिर दोनों में अलग अलग डिफरेंस लिख दिया है। और भाषा अधिगम क्या होती है? अधिगम का मतलब सीखना, जस्ट ये उसका उल्टा हुआ। ये इसमें आप क्या सीखेंगे? अपनी मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा सीख सकते हैं, दूसरी भाषा। कहने का मतलब आप उर्दू सीख सकते हैं, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आप मराठी सीख सकते हैं, बंगाली सीख सकते हैं, यदि आपकी मातृभाषा हिंदी है तो, ठीक है। ये चेतन प्रक्रिया है। अब देखिए, भाषा अर्जन और अधिगम में जो मुख्य अंतर है वो क्या क्या है? अर्जन अचेतन होता है, अवचेतन होता है, यानी कहने का मतलब हमें इसमें कोई भी चिंतन करने की या कुछ भी सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि भाषा अधिगम क्या होता है? यह एक चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या होता है? स्वाभाविक होता है, ठीक। हम अपने आप सीख लेते हैं, हमें किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती, किसी बुक की आवश्यकता नहीं होती, कहीं विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा क्या कर रहा है? अपने आप सीख रहा है। और भाषा अधिगम क्या होगा भाई? नियमबद्ध होगा। इसमें बच्चा स्कूल जाएगा, उसको बाकायदा एक व्याकरण की किताब होगी, एक गद्यांश की बुक होगी, ठीक है। और एक भाषा का स्पेशल टीचर होगा, एक भाषा की स्पेशल पीरियड होगी, उस क्लास में उसको वो सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है? अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक मतलब वही, कोई विद्यालय की आवश्यकता नहीं, कोई कॉपी किताब की आवश्यकता नहीं, कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं, बच्चा सुन करके सहज और स्वाभाविक रूप से सीख रहा है, वो हुआ भाषा अर्जन। जबकि औपचारिक ढंग से हो, यानी नियमबद्ध तरीके से हो, बच्चे को पहले व्याकरण सिखाया जाए, उसके बाद भाषा का प्रयोग सिखाया जाए, उसके सूत्र सिखाया जाए, ठीक है, तो वो क्या हुआ? आपका भाषा अधिगम कहलाएगा, ठीक। भाषा अर्जन में जैसे कि मैंने कहा आप मातृभाषा सीखेंगे और भाषा अधिगम में आप कोई दूसरी भाषा
सीखेंगे। उर्दू सीख सकते हैं आप संस्कृत सीख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, आपके सीखने के ऊपर है। ये हुआ भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो क्या है भाई, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, ठीक। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा भाषा को सीखा जाता है। पहला है आपका व्याकरण विधि, ठीक। व्याकरण का मतलब आपको पता है कि उसके ग्रामर पोर्शन को सीखना है, यानी जैसे हिंदी अगर आपको सीखना है तो उस व्याकरण विधि में आप क्या सीखेंगे, संधि सीखेंगे, समास सीखेंगे, ठीक है, तद्भव तत्सम सीखेंगे, संज्ञा से लेकर के आप क्रिया विशेषण अव्यय ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक। उसके बाद क्या कहता है व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक। आप क्या सीखेंगे, उस व्याकरण जो है, कहने का मतलब अगर सपोज दैट आप संस्कृत सीख रहे हैं, ठीक, तो उस संस्कृत को पहले आप संस्कृत पढ़ना सीखेंगे, उसके व्याकरण को जानेंगे, तब आप उसके अर्थ को समझ पाएंगे। उसके बाद उस संस्कृत का जो व्याकरण है उसके अनुसार ही आप उसका क्या करेंगे, हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे, इंग्लिश में अनुवाद कर पाएंगे, ठीक। या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश के व्याकरण को आप जानेंगे, नियमबद्ध तरीके से व्याकरण सीखेंगे। उस व्याकरण के बाद आप क्या करेंगे, आप उसका अनुवाद सीखेंगे, है ना, कि कैसे हम उस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। तो ये हुई आपकी व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक। अगला कहता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है भाई, प्रत्यक्ष विधि में आपको कुछ नहीं करना है। प्रत्यक्ष विधि का मतलब जो चीजें आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब हमारे सामने जो है, ठीक। जैसे हिंदी को डायरेक्ट लिखते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने हिंदी पढ़ी या संस्कृत पढ़े या इंग्लिश पढ़े, कोई भी जो भाषा है वो आप सीख रहे हैं, तो उसको आप अगर डायरेक्ट लिखते हैं, यानी कोई आपको सिखा नहीं रहा है कि आप व्याकरण सीखिए या फिर आप उसका अनुवाद करिए, ऐसा कुछ नहीं। जो भाषा जैसे है अगर आप उसको डायरेक्ट वैसे ही लिख रहे हैं तो वो क्या हुई, आपकी प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, ठीक है। अगला हुआ सम्मिश्रण विधि। सम्मिश्रण का मतलब इसमें सब चीजों का समाहित होंगी, जैसे कहने का मतलब व्याकरण भी होगा, उसका आप अनुवाद भी कैसे कर पाएंगे, प्रत्यक्ष विधि भी होगी, ठीक। तो वो कहलाएगी सब चीजों का मिश्रण यानी सम्मिश्रण विधि, ठीक। अगला कहता है संप्रेषण परक विधि। इस विधि का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि बच्चा अपने आप को अभिव्यक्त कर सके, सामने वाले को अपनी बातों को बता सके, यानी कहने का मतलब ये है कि वो उसको अंदर हेजिटेशन ना हो, वो अपनी बातें किसी को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके, वो क्या हुआ, संप्रेषण परक विधि कहलाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि आगमन और निगमन विधि, ये हर साल पूछी जाती है इसलिए आप याद रखे रहिएगा। आगमन, आगमन का मतलब अ से आप उसको कोरिलेट कीजिए। अ का मतलब उदाहरण, उ लिखते हैं हम ना, तो आ से आगमन, यानी जिस विधि में पहले उदाहरण बताया जाए उसके बाद नियम बताया जाए, ठीक, वो कहलाती है आगमन। और नी का मतलब नियम, निगमन का मतलब नियम, नौ से निगमन होता है, नौ से नियम, यानी निगमन विधि जिसमें आप क्या करें, पहले नियम जाने उसके बाद उसके प्रयोग को जाने, उसके अनुवाद को जाने, ये क्या कहलाया, निगमन विधि, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है आगमन क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य, यानी पहले आपने उदाहरण जान लिया, उ से उदाहरण, ओ से आगमन, ठीक। तो पहले आपने उदाहरण जान लिया उसके बाद उसके नियम को पढ़ रहे हैं, यानी पहले आपने विशिष्ट चीजों को जाना, पहले आपने उसका प्रयोग करना सीखा, उसके बाद आप सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक। और निगमन क्या हुआ, पहले आपने सामान्य नियम सीखे कि कैसे क्या करेंगे, पहला स्टेप कौन सा होगा, दूसरा स्टेप कौन सा होगा, तो ये क्या हुआ, सामान्य, ठीक। सामान्य से उसके बाद आप किधर बढ़ रहे हैं भाई, विशिष्ट की ओर बढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पहले आपने सामान्य नियम जाने, एक स्टेप, दो स्टेप, ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप नियम जाने कि कैसे प्रयोग करेंगे, क्या होगी भाषा। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसका स्पेशली प्रयोग कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं बच्चे को, आप उसका अनुवाद सिखा रहे हैं, कैसे उसका कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, ये हुआ आपका निगमन विधि, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट विधि है, आगमन विधि और निगमन विधि, इसे आप ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है।
अगला हम बात करेंगे कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने हिंदी भाषा के बारे में बताया था। ठीक है, जीन पियाजे हैं आपके, लेव वाइगोत्स्की हैं और नोम चॉम्स्की हैं। चॉम्स्की ने भी भाषा शिक्षण सूत्र दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली इनके बारे में कुछ नोट नहीं किया है। चॉम्स्की केवल भाषा के प्रयोग के बारे में बताते हैं, भाषा शिक्षण सूत्र के बारे में बताते हैं। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं कहा था भाषा के बारे में, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, जीन पियाजे की बात करते हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो बच्चा 2 साल के जो बच्चे होते हैं, समझिए 2 से लेकर के 6 या 7 साल के बच्चे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप योजना बनाते हैं, है ना, कि मुझे आज रोबोट बनाना है, मैं कल कार से खेलूंगा या एरोप्लेन उड़ाऊंगा, ऐसे अपने आप से वो बातें करते हैं। तो जब बच्चा अपने आप से बात कर रहा है तो उसको पियाजे ने कहा अहम केंद्रित भाषा वार्ता। ठीक है, उन्होंने उसे क्या कहा, बच्चा जब खुद से बात कर रहा है तो उससे उन्होंने पियाजे ने कहा कि ये बच्चा की ये भाषा जो होगी वो अहम केंद्रित भाषा वार्ता कहलाएगी। ठीक है, ये कहते हैं पियाजे साहब, क्या कहते हैं कि पहले विचार आता है फिर भाषा बाद में आती है, यानी बच्चा पहले किसी चीज के बारे में सोच लेता है। ठीक है, यानी विचार का मतलब आइडिया या थिंकिंग। बच्चा किसी चीज के बारे में सोच लेता है कि हाँ ये जानवर है या ये गाय है। ठीक, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, तब वो कहेगा कि ये गाय है, ये जानवर है या ये कार मेरी है। ठीक, ऐसा कहना था पियाजे साहब का कि यानी जो विचार हैं वो पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। जबकि वाइगोत्स्की जो थे वो जस्ट इसके उल्टा थे। वो क्या कहते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा अपने कार्यों की योजना खुद बनाता है, यानी स्वयं से बात करते हुए खेलता है। आप देखे होंगे छोटे बच्चे को घर में, अगर आपके आसपास भी कोई छोटा बच्चा हो, यानी जो बच्चा बात करता हो, यानी 2 साल से लेकर के 7-8 साल तक के बच्चे को आप नोटिस करिए, तो वो बच्चे जब खेलते भी हैं, कोई भी गेम खेले तो वो अपने आप से बातें करते रहते हैं। वो कहते हैं कि अरे आज मुझे यहाँ घूमने जाना है, आज मैं ये खाऊंगा, चाहे ये खाना बना रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी से भी टेस्टी खाना बना लेता हूँ। मतलब वो अपने आप बड़बड़ाते रहते हैं। तो इसको वाइगोत्स्की साहब ने कहा व्यक्तिगत, यानी ये पर्सनल वार्ता हुई उसकी बच्चे की। बच्चा खुद से बात कर रहा है, अपने कार्यों की योजना बना रहा है, तो इसको पियाजे जी ने कहा था कि ये अहम केंद्रित वार्ता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं नहीं, यह उस बच्चे की व्यक्तिगत वार्ता है। बच्चा खुद से अपने कार्य की योजना बना रहा है, ये अपने पर्सनल बात कर रहा है, यानी ये उसकी क्या हुई, व्यक्तिगत वार्ता हुई। ठीक, वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आता है और विचार बाद में आता है। यानी ये कहते हैं कि बच्चा पहले बोलना सीख जाता है कि बाबा, पापा, नाना, फिर उसके बाद उसके मन में उनके प्रति प्रेम जगती है और उसके प्रति विचार आते हैं कि हाँ भाई ये मेरे फैमिली मेंबर हैं या फिर मुझे इनके साथ रहना है। ये सारे जो विचार हैं वो बाद में आते हैं और बच्चा बोलना पहले सीख जाता है। ठीक, इन दोनों टॉपिकों पे आप विशेष ध्यान रखे रहिएगा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था जब मैं स्पेशली हिंदी पेडागोजी की अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई हूँ, तो उसमें मैंने अलग ट्रिक बताया था आपको, जैसे ब से वाइगोत्स्की, ब से व्यक्तिगत वार्ता। ठीक, यानी बच्चा बात कर रहा है तो वो क्या कहलाई, ब से वाइगोत्स्की, ब से व्यक्तिगत वार्ता, ब से वाइगोत्स्की, ब से विचार, ब से बाद में। प्रोजेक्टर क्या हो गया आपका, एक प्रकार की दृश्य सामग्री हो गई, दृश्य सहायक सामग्री हो गई। उसके बाद श्रव्य सहायक, श्रव्य का मतलब जिन चीज़ों को आप सुन सके, सुनने का मतलब बच्चा जिसको सुन सके, जैसे कहने का मतलब रेडियो हो गया आपका, ऑडियो कोई चीज़ आप सुना रहे हैं बच्चे को, ऑडियो कैसेट हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है, श्रव्य सहायक सामग्री होगी। और दृश्य श्रव्य में आपका मोबाइल आ गया, आपका टेलीफोन आ गया, वो टीवी आ गया, आपका कंप्यूटर आ गया, ये सब क्या हो गई, दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई। अगला कहता है कि क्रिया सहायक सामग्री, इसमें क्या हो गया, यानी एक्टिविटी बेस्ड बच्चे को, जैसे आप कहीं बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हैं, कुछ दिखाने, जू, जैसे मान लीजिए जू ले जा रहे हैं आप बच्चे को, या कोई
भाषा साहित्य के म्यूजियम में ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी क्रिया सहायक सामग्री हो गई। ठीक, यानी बच्चा एक्टिविटी करके देख रहा है। फील्ड ट्रिप का मतलब बच्चे को आप कहीं ले जा रहे हैं, हिंदी साहित्य का कोई बहुत विशाल जगह है, वहाँ पे आप कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, तो बच्चा उसको देख भी रहा है, वहाँ के साहित्य के बारे में जान रहा है, उसकी प्राचीन जो चीज़ें हैं उनको जानने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या हुआ, एक्टिविटी बेस्ड हुआ एक तरीके से TLM। ठीक है, तो ये अभी नया जोड़ा गया है क्रिया सहायक सामग्री। अगला है बाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ध्यान रखे रहिएगा। बाला का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है कि बाला है क्या। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी जब स्कूल की बिल्डिंग का प्रयोग हम सिखाने के लिए एक लर्निंग एड के रूप में उसका प्रयोग करें तो वो क्या कहलाता है, बाला। बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। आजकल आप देख रहे होंगे कि हर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी स्कूल की बिल्डिंग है या फिर जो जहाँ पे भी प्राचीन आपके रोड भी देख लीजिए, आजकल तो क्या कर रहे हैं, साधु महात्माओं के सुंदर सुंदर, आप कभी वाराणसी जाइए घूमने तो देखिए जितने साधु संत हैं उन सब के अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाई गई हैं। ये सारी चीज़ें क्यों बनाई गई हैं, क्योंकि इनका यूज़ कैसे किया जा रहा है, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड के फॉर्म में किया जा रहा है कि। और वैसे ही प्राइमरी लेवल के जो भी स्कूल हैं, आप देखिए स्कूलों पे अच्छे अच्छे दोहे लिखे रह रहे हैं, क्लासरूम में प्राइमरी लेवल पे फ्रूट बनाए गए हैं, एनिमल बनाए गए हैं, है ना, बॉडी पार्ट्स बनाए गए हैं। यानी बिल्डिंग का भी प्रयोग गवर्नमेंट ने क्या किया है, किस फॉर्म में किया, लर्निंग एड के फॉर्म में। यानी उस बिल्डिंग का, स्कूल की बिल्डिंग का प्रयोग सिखाने के लिए, कोई चीज़ बच्चे को सिखाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। ठीक है, और श्रव्य में तो मैंने आपको बताई दी, या रेडियो ऑडियो कैसेट प्लेयर, ठीक है, या ओरल बच्चे को कोई चीज़ सुनना, और दृश्य श्रव्य में आपका वीडियो प्लेयर, टीवी प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लैंग्वेज लैब की। लैंग्वेज लैब क्या होता है, भाषा प्रयोगशाला, जहाँ किया जाता है मेन, वहाँ बच्चे की जो भाषा संबंधी अशुद्धियाँ होती है, जैसे आपने देखा होगा फिजिक्स का लैब होता है, केमिस्ट्री लैब होता है ना, बॉटनी लैब होती है, ये सारे लैब में क्या करते हैं, आप जाके वहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज लैब है, वहाँ आप क्या करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, भाषा को बार बार बोल के बच्चे को सिखाई जाती है, और उसकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कहाँ बच्चे को उच्चारण में दोष आ रहा है, ठीक, श्रुतलेख तो आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधारता है, यानी कहाँ आप मात्राओं में गलती कर रहे हैं, लिखावट में गलती। वैसे ही जो लैंग्वेज लैब होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहाँ क्या होता है, बच्चे के उच्चारण में, जहाँ बच्चे के उच्चारण में जो गलतियाँ आ रही हैं उसको सुधारा जाता है। वहाँ एक बिल्कुल कहा जाए तो वेल क्वालिफाइड सब्जेक्ट टीचर होते हैं, जो भाषा पे जिनकी पकड़ अच्छी होती है, तो वो बच्चे के उच्चारण पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अगला हम बात करेंगे पाठ्यपुस्तक की। पाठ्यपुस्तक भी क्या है, आपका एक संसाधन है, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, कहा जाए तो एक TLM के रूप में आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पाठ्यपुस्तक के दो गुण होते हैं, एक उसका बाह्य गुण, दूसरा होता है उसका आंतरिक गुण। ये क्या है, पाठ्यपुस्तक, जो किसी भी विषय की पाठ्यपुस्तक, वो क्या काम करती है, एक संसाधन के रूप में आपको काम करती है, और उसका क्या होता है, बाह्य गुण में आप क्या कर सकते हैं कि किताब पे अच्छे अच्छे सकते हैं भाई, कि किताब पे अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स बनी है। पहले की किताब देखिए कितनी बोरिंग आती थी, खाली बस कहानियां लिख दी गई रहती थी, कोई फिक्र नहीं, बस ऐसे ही एकदम, मतलब बुक नीरस कहा जाए तो, बुक को निरस्ता पूर्वक बना। अभी NCERT की बुक आप उठा के देखिए, बच्चों की भर भर की, जो कोई भी, चाहे EVS उठा लीजिए आप, चाहे हिंदी उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लीजिए, सारी जो बुक है वो एकदम बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स और पिक्चर से भरी पड़ी हैं उन किताबों में। क्यों, क्योंकि वो जो किताबें हैं वो ऐसे बनाई गई हैं जैसे वो बच्चे से बात कर रही हो। ठीक है, क्या कह रहे हो, बोलो। समझते थे, बच्चों को समझाना बहुत ही टफ टास्क होता था उनके लिए। पर अभी NCERT की भाषा आप उठा के देख लीजिए तो वो तो किताब का आंतरिक गुण हुआ। ठीक है, पहला उसका एक तो हो गया मनोवैज्ञानिक आधार, यानी वो इतनी आसान भाषा में लिखी गई है कि बच्चों को उसको पढ़ के अपने आप ही मजा आता है। ठीक है,
तो पाठ्य पुस्तक क्या है? एक संसाधन है, बच्चों को सिखाने का एक मात्र संसाधन है। और उसका वाह गुण ये हुआ कि उसमें अच्छी अच्छी पिक्चर बनी हुई है जो बच्चों को आकर्षित करती है और बच्चों को वो पढ़ने में रुचिकर लगती है। दूसरा, उसका आंतरिक गुण क्या हुआ? वो आसान भाषा में लिखी है जिसे बच्चे खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं और उसका एक मनोवैज्ञानिक आधार है। ठीक, अगला जो हम बात करेंगे वो बाल साहित्य की बात करेंगे। ये बाल साहित्य क्या होता है? जैसे आप बच्चों की मैगजीन देखे होंगे, चंपक होता है, नंदन होता है, चाचा चौधरी होता है, ये सब क्या होती हैं? ये सब बाल साहित्य। इनको पढ़ने से बच्चों में क्या होती है? चिंतन क्षमता बढ़ती है, उनकी कल्पना क्षमता बढ़ती है, यानी कहने का मतलब उनका थिंकिंग स्किल बढ़ता है, उनका इमेजिनेशन स्किल बढ़ता है और उनको पढ़ने में वो चीज़ें इंटरेस्ट आती है। ठीक है, तो ये तो हुई बात आपकी बाल साहित्य की। और मैंने आपको बताया चौथा जो है आपका क्रिया सहायक सामग्री की, मैंने आपको बात पहले ही बता दी। क्रिया सहायक सामग्री कहने का मतलब जैसे आप बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हैं, कहीं म्यूजियम दिखा रहे हैं, कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, वो सब क्या हुआ? आपका क्रिया सहायक सामग्री हुआ, यानी एक्टिविटी बेस्ड TLM। ठीक, इससे होता क्या क्या फ़ायदा है ये जान जाइए, क्योंकि आजकल इससे प्रश्न ज़्यादा बन रहा है। तो ये क्यों कराया जाता है? जिससे क्या हो, बच्चा फील्ड ट्रिप पे गया, वो चीज़ों को देखा, जाना, उसके बारे में टीचर से प्रश्न पूछा, तो वो क्या होगा? उसके माइंड में हमेशा वो ज्ञान क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा, वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए होती है क्रिया सहायक सामग्री। और दूसरा क्या हो जाएगा? बच्चा नई नई चीज़ों को देखेगा, उनको जान जाएगा। तीसरा है व्यक्तिगत अनुभव, उसका एक पर्सनल एक्सपीरियंस आएगा। बच्चा जब जू जाता है, आप देखिए, तो जानवर देख के आता है तो उसको बड़ी खुशी होती है कि अरे मैंने शेर भी देखा, मैंने जिराफ देखा, है ना। और वैसे आप टीवी में दिखा दीजिए, मोबाइल में दिखा दीजिए, तो उसको वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता जितना वो खुद देख करके आता है। फिर वो सबको बताएगा, अपने दोस्तों को भी बताएगा, आस पड़ोस में बताएगा कि भाई मैंने चिड़ियाघर में ये चीज़ें देखी। ठीक है, तो ये हुआ उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव। और उससे ज्ञान क्या रहेगा? उसका हमेशा के लिए स्थायी रहेगा कि भाई जिराफ है, इस रंग का दिखता है, हाथी इतनी बड़ी होती है, उसकी सूंड होती है, ये सारी चीज़ें बच्चों को जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये ना केवल ये सारी चीज़ें आपकी CC में काम आएंगी, बल्कि ये हर पेडागोजी वाले सेक्शन में काम आएगी। अगला कहते हैं हम बहुभाषिकता। क्यों आ गए बेटा? आंखें दर्द। और बहुभाषिकता होती क्या है? जैसे एक क्लास में अलग अलग स्टेट के बच्चे हुए, उनके क्या होंगे? सपोज दैट मान लीजिए कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ जैन धर्म का भी बच्चा पढ़ रहा है, क्रिश्चियन भी पढ़ रहे हैं, हिंदू भी पढ़ रहे हैं, मुस्लिम भी पढ़ रहे हैं, यानी अलग अलग लेवल के लोग पढ़ रहे हैं। तो उनके बोलचाल का तरीका अलग होगा, उनके रहने सहने का, खान पीने का, हर चीज़ में वो एक दूसरे से डिफर होंगे, है ना। तो कुछ लोग के घर में जैसे सपोज दैट महाराष्ट्रियन है तो उसके घर में मराठी बोली जाती है, कुछ बच्चे बंगाली हैं उनके घर में बंगाली बोली जाती है, यानी सबकी मातृभाषा क्या होगी? अलग अलग होगी। तो टीचर को उस चीज़ को इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस जो बहुभाषिकता है उसको एक संसाधन के रूप में प्रयोग करें और बच्चों को अलग अलग चीज़ें सीखने का मौका मिलेगी। हर बच्चे उस चीज़ को जान सकेंगे, समझ सकेंगे, तो वो क्या हुआ? एक संसाधन हुआ सबके लिए। टीचर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे और जो बच्चे हैं अलग कल्चर के, अलग सोसाइटी के, उनको भी ये चीज़ें सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था आपका हिंदी पेडागोजी। मात्र मैंने कुछ आधे एक घंटे में आपको ये सारी चीज़ें कवर कराई थी। अब इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखिए, जिससे आपको एहसास हो जाए कि हाँ श्योर आप 15 के 15 क्वेश्चन एकदम सही करके आएंगे। ठीक है, मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भाषा सीखने का उद्देश्य है। आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, उस भाषा को सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? अब आप देखिए सीटेट ऐसे उत्तर बनाता है, ऐसे यानी ऑप्शन देता है, जैसे आपको लगेगा कि अरे चारों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, पहला देखिए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। क्या भाषा सिखाने का यही उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाए? दूसरा कहता है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि दूसरे की बातों को समझ पाना। चौथा कहता है कि अपने मन की बात कह पाना। तो बहुत लोग तो ये समझेंगे कि भाई हम प्राइमरी लेवल पे बात
बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो भाई बच्चा अपने मन की बात कह पाए, यही हुआ भाषा सिखाने का उद्देश्य। पर नहीं, देखिए चारों ऑप्शन सही है भाई। भाषा का मतलब आदेश निर्देश दे पाना और बच्चा सुन भी पाए, दूसरों की बात को समझ भी पाए, अपने मन की बात भी कह पाए। लेकिन हमने क्या कहा कि आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थिति में बच्चा क्या करे, भाषा का प्रयोग कर पाए, कहाँ क्या बोला जाना है, कहाँ क्या करना है, वो चीज़ें समझ पाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, तो यही आपका करेक्ट हो गया, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ठीक है, अगला हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में यानी बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो आपका सोसाइटी है, जो आपका समाज है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ये विचार किसका है? ऑप्शन में आपका दिए हुए हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम, पियाजे हैं आपके, स्किनर हैं, चोमस्की हैं और वाइगोत्स्की हैं। तो आप बताइए कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए आपको ऐसे ही पता है, पियाजे जी हैं जो हैं वो किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, स्किनर जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम से, स्किनर है वो क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। चोमस्की भी जो है वो बच्चों के भाषाई विकास से संबंधित है। लेकिन समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा सिखाने में, ऐसा इनका विचार नहीं था। तो ये किसने दिया था भाई, वाइगोत्स्की ने दिया था। तो यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाइगोत्स्की साहब क्या हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे। तो ये आपका जो चौथा ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो थर्ड है यानी 99 नंबर का क्वेश्चन। क्या कहता है, विद्यार्थियों को भाषाई विकास समग्रता से हो सके, यानी पूरे रूप से बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा, उपयुक्त अनुशंसा होगी, यानी सबसे उपयुक्त आंसर आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा। तो देखिए पहला कहता है कि शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाई बच्चे को वर्ड पावर का नॉलेज होना चाहिए, वो उसका प्रयोग कर सके। दूसरा कहता है कि भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, आपको बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करने चाहिए। तीसरा कहता है सतत एवं व्यापक आकलन की, जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है उसकी। चौथा कहता है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की, यानी कौन सी चीज़ ऐसी है जो बच्चे के अंदर भाषा का डेवलपमेंट अच्छे से कर पाएगी। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वही सही होना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, विविध अवसरों पे भाषा विकास का मतलब यही हुआ कि बच्चा अलग अलग अवसरों पे अपने भाषा का प्रयोग कर सके। अगर बच्चा भाषा में निपुण है, भाषा सीख चुका है, किसी भी भाषा की क्लास अगर उसने की है या उसे समझ है, तो वो भाषा प्रयोग के उसको विविध अवसर पे प्रदान किया जाए, जिससे उसके अंदर क्या हो, बच्चे के बोलने की क्षमता विकसित हो, बच्चे में भाषा का विकास हो सके। यानी आप बच्चे को क्लास में अवसर प्रदान कीजिए कि वो भाषा को समझ सके, बोल सके, ठीक है, लिख पढ़ सके। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन की बात करेंगे लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग बच्चा क्यों करता है? तो मैंने आपको अभी पढ़ाया भाषा कौशल। भाषा कौशल में मैं आपको बताई ना कि 4 प्रकार के भाषा कौशल होते हैं, सुबो पॉली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यही पूछा जा रहा है कि देखिए बस क्वेश्चन घुमा दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 होते हैं ग्रहणात्मक कौशल, सुनना और पढ़ना, और 2 होते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल, खुद को अभिव्यक्त करना। तो एक होता है लिखना और दूसरा क्या होता है, बोलना। लिख करके या बोल करके आप खुद को किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो यह क्वेश्चन को थोड़ा सा बस चेंज कर दिया गया। पूछ क्या रहा है, लिखित भाषा का प्रयोग।
लिखित भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए दिया है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए, यानी जो केवल लिख सकते हैं आप उसका। दूसरा कहता है कार्यालयीय कार्यों के लिए ही किया जाता है केवल लिखित भाषा का प्रयोग। तीसरा कह रहा है कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। चौथा कह रहा है केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो देखिए आपके देखने में तो ये चारों ऑप्शन सही हैं भाई। लेखन का प्रयोग हम प्रतिवेदन लेखन के लिए भी कर सकते हैं, कार्यालय कार्य के लिए भी कर सकते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए भी कर सकते हैं और साहित्य सृजन के लिए भी। लेकिन मैंने कहा ना कि सीटेट में आपको सबसे बेस्ट आंसर चूज करना होता है, तो बेस्ट आंसर ये हो जाएगा कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए, क्योंकि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। क्योंकि देखिए ये लेखन कौशल क्या है, एक अभिव्यक्तात्मक कौशल है, ठीक है ना। तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो भी ये ऑप्शन देखिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा निगेटिव टैग वर्ड है और कौन सा पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो देखिए यहाँ पे दिया है केवल एक निगेटिव टैग वर्ड है। अगर कहीं लिखा हो केवल, मात्र, बस, यही, तो ये सारे क्या होते हैं निगेटिव, कि केवल लिखने का काम नहीं होता, केवल कार्यालय कार्य के लिए नहीं होता, केवल साहित्य सृजन के लिए भी नहीं किया जाता, बल्कि ये अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। आप प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। का आयोजन मुख्यतः, यानी भाषा की जो क्लास होती है उसमें क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्यों किया जाता है? अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविकता लाता है। दूसरा कह रहा है आकलन का काम करता है। तीसरा कह रहा है रोचकता और जोश लाता है। और चौथा कह रहा है कि अध्यापक के कार्य को क्या करता है, आसान बनाता है। तो वैसे तो सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहा है भाई। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता भी लाता है, आकलन का भी काम करता है, रोचकता और जोश भी लाता है, और अध्यापक के काम को क्या करता है, इजी भी बनाता है, ठीक है। लेकिन देखिए बेस्ट आंसर चूज करना है तो आप क्या कहेंगे भाई, भाषा कक्षा में भाषाई खेल जब टीचर आयोजन कर रहा है तो बच्चों में क्या होगा, इंटरेस्ट जगेगा, है ना, और बच्चों में जोश भी आएगा और बच्चे उस चीज़ को जल्दी और आसानी से सीख जाएंगे। तो उसमें स्वाभाविकता भी वर्ड आ गया भाई। रोचकता और जोश एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सारे आंसर आ गए। देखिए काम भी इजी हो गया, आकलन का भी काम हो गया, बच्चों में इंटरेस्ट भी जग गया और बच्चे में स्वाभाविकता भी आ गई। बच्चा भाई जोश आएगा तो स्वाभाविक रूप से बच्चा सीख जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 की। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का जो अस्तित्व है या विकास है वो किसके बाहर नहीं हो सकता, यानी परिवार के बाहर, साहित्य के बाहर, समाज के बाहर या विद्यालय के बाहर। तो देखिए समाज एक ऐसा शब्द है जिसमें सब चीज़ें समाहित हो गई, यानी समाज में आपका परिवार भी आ गया, उसी के अंतर्गत आपका विद्यालय भी आ गया और उसी के अंतर्गत आपका क्या आ गया, साहित्य भी आ गया। तो भाषा का अस्तित्व और विकास के बाहर नहीं हो सकता। कहे बार बार आके छुपो। भाषा का अस्तित्व में विकास किसके बाहर नहीं हो सकता, ये चीज़ों का बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ पे नहीं हो सकता की बात हो रही है तो किसके बाहर नहीं हो सकता भाई, आपका समाज के बाहर संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा है वाइगोस्की ने कहा है ना कि सामाजिक अंतःक्रिया से ही बच्चे का भाषाई विकास होता है, ठीक है। तो समाज में ही आपका विद्यालय भी आता है, समाज के अंतर्गत ही आपका परिवार भी या समुदाय आएगा, या कोई भी साहित्य भी समाज से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो समाज आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो गया। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 104 की। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? अब देखिए समावेशी कक्षा का मतलब क्या हुआ, सबके लिए शिक्षा, यानी सबको आप क्या कर रहे हैं, एक साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो हुई आपकी समावेशी कक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन की बात, ठीक है।
ऑप्शन देखिए, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सिखाने में मदद करता है। दूसरा कह रहा है बच्चे अपने अनुभव के आधार पे के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। ठीक है, यानी जो भाषा का जो नियम है वो क्या करता है, भाषा के जो व्याकरण के नियम है वही बच्चे को भाषा सीखने में मदद करते हैं। यानी कहने का मतलब जब बच्चा व्याकरण के नियम को जान जाएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, सीखने की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑप्शन की। अब ऑप्शन देखिए, केवल प्रिंट समृद्ध माहौल से बच्चा भाषा नहीं सीख सकता, एक तो ये। दूसरा कह रहा है कि भाषा विद्यालय में ही रहकर अर्जित की जाती है। जी नहीं, भाषा को आप कहाँ पे भी अर्जित कर सकते हैं भाई, घर में भी अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, एक अनौपचारिक रूप से कर सकते हैं, एक औपचारिक रूप से कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण के नियम जो होते हैं वही केवल बच्चे को भाषा सिखाने की गति को यानी गति को तेज कर सकते हैं। जी नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें करेक्ट होगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, यही अनुकूल है। क्योंकि देखिए बच्चे को भाषा का तो एक्सपीरियंस है, लेकिन अब वो इतना छोटा बच्चा नियम और सूत्र नहीं ना बना सकता है ना। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कहाँ नहीं कहाँ हाँ, मतलब कौन सा आंसर सटीक बैठ रहा है। क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि जो सीटेट के आंसर होते हैं लगता है कि अरे ये भी सही है, ये भी सही है, यानी चारों ऑप्शन आपको करें, लेकिन वहाँ पे आपको अपने कॉन्सेप्ट पे जाना है और बहुत ध्यान से चारों ऑप्शन को पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक ऑप्शन पढ़ा और करेक्ट कर दिया। जी नहीं, आप जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लें तब तक आप सही उत्तर का चुनाव नहीं करेंगे। ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा आप, वरना थोड़ी सी मिस्टेक से नंबर चले जाते हैं। और ये ह्यूमन एरर होते हैं, हम नहीं को हाँ पढ़ाते हैं एग्जाम में, अक्सर गलतियाँ ऐसी होती हैं। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है उसी को करेक्ट करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटे हैं और वो अपने नियम को नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना, अपने कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, बच्चा कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो बच्चा नियम नहीं बना सकता। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्राइमरी लेवल की बात कर रहा है और कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है बच्चे की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। इसके ऑप्शन देखिए कितने बड़े बड़े हैं और शब्दों को समझने में बड़ी कठिनता होती है कुछ लोगों को। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, केवल टिप्पणी और अनवरत अभ्यास से भाषा सीखने में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता। टिप्पणी तो भाई बच्चे को समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा प्राथमिक लेवल का है, बात कर रहा है यहाँ प्राथमिक स्तर की। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में का हो, क्या है, ओले ओले इधर। तो हम बात कर रहे थे टीएलएम के महत्व की, टीएलएम का क्या इम्पोर्टेंस है और वो क्यों ज़रूरी है शिक्षण सहायक सामग्री के लिए। क्या कह रहे हो, हम जानेंगे क्या करता है। जैसे कुछ टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लास को एकदम नीरस बना देते हैं। ठीक है, यानी कोई भी गद्यांश का या पद्यांश का कोई भी चैप्टर ऐसा पढ़ाएंगे जैसे समझिए कि वो एकदम बोरियत हो जाती है। तो टीएलएम क्या करता है, कक्षा की नीरसता को ख़त्म करता है एक तरीके से। ठीक है। अगला कहता है कि जटिल और सूक्ष्म चीज़ों को, यानी जो चीज़ जटिल होती है,
टीएलएम क्या करते हैं, जो चीज़ कठिन होती है बच्चे को समझाने में कि हम कैसे समझाएंगे, कितना टफ है बच्चे को समझाना, तो वो आप क्या करिए, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करिए। वो क्या करती है कि उस चीज़ को बहुत ईजी बना देती है, यानी जटिल चीज़ों को सूक्ष्म बना देती है। ठीक, टीएलएम की हेल्प से बच्चा आसानी से समझ जाता है, यानी सरलता से समझ सकते हैं। ठीक, चौथा कहता है कि ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। उससे क्या होता है, बच्चे के ज्ञानेंद्रिय का विकास होता है। कहने का मतलब ये कि बच्चे के सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता, इन सारी चीज़ों का उसका विकास होगा। अगला कहता है कि उत्सुकता उत्पन्न करता है। जब बच्चा कोई ऑडियो या वीडियो देखेगा तो उसमें क्या होगी, जिज्ञासा होगी, ठीक है, क्यूरियोसिटी होगी कहने का मतलब, और वो बहुत एक्साइटेड रहेगा कोई चीज़ सीखने के लिए कि अरे वाह, मेरी मैम तो कल इस वाले वीडियो से मुझे पोयम सिखाई थी, आज मुझे कहानी सुनाएंगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि शिक्षण सहायक सामग्री किसी भी चीज़ को आसान बना देती है बच्चे को समझाने के लिए। ठीक, अब हम बात करेंगे टीएलएम के प्रकार कितने होते हैं। तो पहले तो 3 ही थे, लेकिन अभी एक चौथा जुड़ गया है। पहले था दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री, अभी चौथा जुड़ गया है क्रिया सहायक सामग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिया सहायक सामग्री। आप सबको पता है दृश्य सामग्री ऐसी सामग्री जिसको हम क्या करें, देख सकें, देख करके हम बच्चे को समझा सके या बच्चा जिसे देखे। कहने का मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज में हम बात करें तो हार्डवेयर। ठीक, जो सिर्फ देखा जा सके, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट पेपर हो गया, आप कोई फोटो दिखा रहे हैं बच्चे को, या प्रोजेक्टर दिखा रहे हैं, फिल्म स्ट्रिप दिखा रहे हैं बच्चे को, समाचार पत्र दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, दृश्य हो गई। ओएचपी हो गए, ओएचपी का मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये भी एक बार पूछा गया था, आई थिंक बिहार टेट में पूछा गया था कि ओएचपी है। बात कर रहे थे हम लेखन के प्रकार की, तो सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, यानी सुलेख का मतलब सुंदर लिखना, श्रुतलेख का मतलब इमला या डिक्टेशन वर्ड, और अनुलेख का मतलब कॉपी करना, यानी जैसे टीचर लिख रहे हैं आप वैसे ही लिखते चले जाइए, वही होता है आपका अनुलेख। अगला हम बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री की। कौन कौन सी सामग्री होती है जिसका हम टीचिंग को इम्प्रेसिव या कहे तो इफेक्टिव बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टीएलएम। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो जिससे क्या हो, बच्चा आसानी से समझ सके, यानी आपका टीचिंग मेथड क्या हो, इफेक्टिव हो, वही क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री। अब हिंदी की भाषा सिखाना है आपको, तो उसमें उसका क्या महत्व होता है, क्यों आवश्यक होता है भाषा शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए, भाषा शिक्षण का महत्व एवं आवश्यकता, क्या इंपॉर्टेंस होती है शिक्षण सहायक सामग्री की, या क्या क्यों आवश्यक है ये शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए, पहला हुआ ज्ञानात्मक, यानी बच्चे के ज्ञान के विकास के लिए, यानी उसका जो कहे तो हम कॉग्निटिव स्किल, संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चे के आवश्यक है शिक्षण सहायक सामग्री। ये इसलिए इसको हेल्प करती है, यानी बच्चे के ज्ञानात्मक विकास। अगला कहेंगे हम रसात्मक। ठीक है, रसात्मक का मतलब यहाँ से उस रस, छंद, अलंकार से नहीं है, बल्कि बच्चे को सिर्फ, जैसे कहने का मतलब जैसे हम पोएम पढ़ाते हैं बच्चे को, तो जो लास्ट के राइमिंग वर्ड है, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यानी रानी पानी, डर जाएगी, मर जाएगी, ये सब क्या हुआ, राइमिंग वर्ड हुआ। तो उस चीज़ों का उस बच्चे को ज्ञान हो सके, वही हुआ रसात्मक। ठीक, अगला कहेंगे हम कौशलात्मक, यानी बच्चे में कौशल का विकास हो सके। बच्चे में कौशल का विकास हो सके, वो कौशल क्या क्या हो सकते हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सब क्या हुए, ये कौशल हुए। तो यानी जो टीएलएम होती है वो इसमें भी मदद करती है, यानी ये शिक्षण सहायक सामग्री बच्चे के कौशल के विकास में भी सहायक होती है। अगला कहता है सृजनात्मक। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव, बच्चा क्या हो, इस टीएलएम के प्रयोग से बच्चे में क्रिएटिविटी का विकास हो, यानी उसमें सृजनात्मक या रचनात्मक क्षमता का विकास हो, जिससे वो क्या सीख सके, किसी भी चीज़ का अर्थ निकालना, किसी भी भाषा को समझना, यानी हिंदी भाषा की जो कहने का मतलब सृजनात्मकता का मतलब कविता लिखना समझ लीजिए एक तरीके से। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, डायरी लेखन हो गया आपका, पत्र लेखन हो, ये सारी चीज़ें क्या है, एक क्रिएटिव नेचर है।
यानी बच्चा बहुत अच्छा कवि हो सकता है, बच्चा बहुत अच्छा लेखक हो सकता है। ये सब क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी हुई, ठीक है। तो बच्चे में ये क्या हुआ, इस सृजनात्मक क्षमता का विकास हुआ, ठीक है। अब देखिए कितने प्रतिशत जो लोग होते हैं वो सिर्फ सुन करके किसी चीज को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो 30% लोग होते हैं जो सिर्फ ऑडिटरी इन नेचर होते हैं, यानी सिर्फ वो ऑडियो सुने और उससे वो क्या हो गया, उनको उस चीज का नॉलेज हो गया, उस चीज को उन्होंने सीख लिया। अगला कहता है कि देखने से कितने लोगों को आप दिखा करके सिखा सकते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं गत्यात्मक कौशल, यानी कितने लोग जो खुद काइनेटिक यानी हाथ से कर करके सीखते हैं, तो वो 5% लोग होते हैं, ठीक। लेकिन देख करके यानी सुने भी और देखे भी ऐसे कितने लोग होते हैं, 65% लोग, यानी हम जैसे लोग। यानी हमने वीडियो भी देखी, किसी टीचर्स के पढ़ाए हुए लेक्चर्स को देखा, खुद से पढ़ा, ठीक है, उनके हमने लेक्चर देखे भी और वो क्या पढ़ा रहे हैं उसको भी सुने। जैसे आपने मेरे लेक्चर को देखा, मैं क्या बता रही हूँ, कौन सी लाइन बता, उसको भी आपने सुना, तो इससे क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये क्या हुआ, आपका 65% लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज को देखने से जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे भाषा के किसी भी पाठ को समझने के लिए जिस भी प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम टीएलएम कहते हैं। एक आसान भाषा में हम कहें तो, अपनी आम भाषा में कहा जाए तो टीएलएम क्या है कि भाषा के किसी भी पाठ को समझने के लिए जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं, टीएलएम कहते हैं, या शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंग्लिश में कहें तो हम, ठीक है। अगला कहेंगे टीएलएम, अगला जो हमारा पॉइंट है टीएलएम का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, क्या इम्पोर्टेंट है, तो प्रभावशाली एवं ज्ञान को स्थिर बनाने में क्या करता है टीएलएम, टीचिंग मेथड को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा। जैसे आपने कोई चैप्टर ही पढ़ाया, उस पर आप चार्ट पेपर बना करके ले जा रहे हैं, बच्चे को वीडियो दिखा रहे हैं, कोई पोएम सिखा रहे हैं तो उसको ऑडियो वीडियो सुना रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, वो एक इफेक्टिव तरीका हो गया और उससे क्या होगा, बच्चा में वो ज्ञान क्या हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट एकदम हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा और बच्चा जल्दी उस चीज़ों को भूलेगा नहीं, ठीक है। अगला कहता है कक्षा की निरस्ता खत्म करने के लिए। आप देखे होंगे कि जो भाषा शिक्षा की कक्षा होती है वो अक्सर कभी कभी बोरिंग हो जाती है। जैसे जब कभी गद्यांश पढ़ाया जाए या पद वाले चैप्टर ऐसे पढ़ाया जाए तो कोई कोई टीचर क्या करते हैं, उस चैप्टर को बड़े बोरियत तरीके से पढ़ा देते हैं जिसमें बच्चों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रह जाता, जबकि कुछ टीचर उसी को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, ठीक है। हे भगवान, तो हम बात कर रहे थे घटनावृत्त और एनाकोटल रिकॉर्ड की, ठीक है। इसमें जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है यानी जो भी एक एक लाइन समझिए, एक एक क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य है, बच्चे को आप हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसमें आकलन करना का मतलब मूल्यांकन करना, तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका उद्देश्य यही होनी चाहिए कि बच्चे को आप क्या सिखाएं, प्रभावी भाषा का प्रयोग करना, यानी बच्चा कैसे भाषा का प्रयोग करेगा उसमें वो बच्चे की मदद करता है, ठीक है। यानी हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, ठीक है। अगला कहता है कि लेखन कौशल, यानी लिखने का जो कौशल है वो किस सीमा तक प्राइमरी लेवल के आप बच्चे को सिखाएं, तो लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। यानी बच्चा को जो भी दिया जाए, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट उसको दे दिया जाए और बच्चा उसके बारे में क्या करे, लिख सके। तो यानी लेखन कौशल का विकास बच्चे में इस सीमा तक हो कि बच्चा विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। आकलन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चा जो हो वो प्रभावी भाषा का प्रयोग कर सके, ठीक। उसके बाद कहता है हिंदी भाषा के संदर्भ में क्या उद्देश्य होना चाहिए, कि बच्चे कही या लिखी हुई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। आलोचनात्मक मतलब बच्चा क्या गलत कहा जा रहा है या क्या गलत लिखा हुआ है या क्या सही लिखा जा रहा है या क्या
गलत लिखा गया है, ठीक, उस चीज में वो अंतर जान सके, वही होता है आलोचनात्मक दृष्टिकोण, यानी गलत और सही की पहचान कर सके बच्चा। ठीक, तो भाषा के संदर्भ में या किसी, चाहे वो हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, दोनों में एक ही उद्देश्य होता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के संदर्भ में यह उद्देश्य होता है कि बच्चे कही या लिखी बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। अगला कहता है कि प्राइमरी लेवल पर टीचिंग करते समय आपको किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पे जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग करते हुए समय बच्चे को क्या समझ में आना चाहिए, हिंदी भाषा का सौंदर्य और उसकी अंशलता, यानी बच्चे को रस छंद का ज्ञान तो होता नहीं है उस टाइम, वो तो अपर प्राइमरी पे होता है कि रस क्या होते हैं, छंद क्या होते हैं। ठीक, तो बच्चे को क्या ज्ञान होना चाहिए, हिंदी भाषा का सौंदर्य और उसकी अंशलता का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का उद्देश्य, बच्चे को आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसके पढ़ने का क्या उद्देश्य होना चाहिए, या बच्चा कोई चीज पढ़ रहा है तो भाई ऐसे ही सरसरा पढ़ते जा रहा है, उसको कुछ प्राइमरी लेवल पर टीचिंग करते समय हुए हिंदी भाषा का सौंदर्य और उसको आंचलिकता का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही पढ़ने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो पढ़ने का उद्देश्य होना चाहिए, बच्चा कोई चीज पढ़ रहा है, स्वस्वर वाचन कर रहा है या मौन वाचन कर रहा है, तो उसके पढ़ने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे को उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं और उसे कोई ज्ञान ही नहीं है, नहीं, बच्चे को उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। ठीक, तो पढ़ने का उद्देश्य बच्चे को अर्थ समझने से है। अगला हम बात करेंगे भाषा कौशल की, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको आप जरूर जान लीजिए। श्रवण कौशल के सोपान, कौन कौन से सोपान होते हैं, इसको मैंने वहां पे आपको नोट नहीं किया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे नोट की हुई हूँ कि ध्वनि का कानों तक पढ़ना, यानी सुनने का कौन कौन से सोपान का मतलब स्टेप, कौन कौन से चरण होते हैं, तो ध्वनि आपके कानों तक पड़ रही है, ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, यानी उन चीजों को आप समझ रहे हैं, बच्चा उस चीज को समझ रहा है, वो हुआ अर्थ ग्रहण करना। तीसरा स्टेप हुआ कि प्रयोग करना, तब बच्चा क्या हुआ, श्रवण कौशल में निपुण हो गया, यानी बच्चे ने ध्वनि को सुनी, यानी ध्वनि उसके कानों तक पड़ी, उसके बाद उसने क्या किया, उसका अर्थ ग्रहण किया, उसके बाद उसका वो प्रयोग कर रहा है, तो ये हुआ श्रवण कौशल का सोपान। अगला हम बात करेंगे श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां, हम बच्चे के सुनने का जो कौशल है उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें कई सारी चीजें हैं। पहला हो गया आपका सस्वर वाचन, बच्चे को आप सस्वर वाचन कराइए, तभी भी उसके सुनने की स्किल का डेवलपमेंट होगा। प्रश्नोत्तर विधि, बच्चे से क्वेश्चन आंसर करिए। कहानी कहना व सुनना, कहानी को कहिए और सुनिए, तभी भी बच्चे में सुनने का कौशल विकसित होगा। भाषण, बच्चे को आप भाषण यानी भाषण दिलवाइए, या श्रुत लेख, बच्चे को सुंदर लेख लिखवाइए, उससे भी उसमें क्या होगा, विकास होगा, उसके सुनने के कौशल विकसित होंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है वाद विवाद, यानी बच्चे को आप क्या कराइए, डिबेट कराइए, क्विज कंपटीशन कराइए, इन सब से क्या होता है, सुनने के कौशल का विकास होता है। अगला कहता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के विधियां, यानी बच्चे को आप कैसे बोलना सिखाएंगे, ये तो हुई सुनने की बात। ठीक है, अब उसे वाचन या मौखिक अभिव्यक्ति उसे कैसे सिखाएंगे, तो उसमें कई सारी विधियां हैं। एक हो गया आपका सस्वर वाचन, कैसे बच्चा बोलेगा, तो सस्वर वाचन यानी उससे आप साथ साथ पढ़ाइए, कविता पाठ कराइए, चित्र का वर्णन कराइए, संवाद कराइए, वाद विवाद कराइए, वही डिबेट, भाषण कराइए या नाटक का मंचन कराइए, उससे भी क्या होगा, बच्चे में उसका विकास होगा, किसका, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का। ठीक है, वाचन या पठन कौशल, ठीक है, इसके कौन कौन से सोपान हैं, बच्चा कैसे पढ़ना सीखेगा, तो पहला है उसका प्रत्यक्षीकरण, यानी बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को दिखाना, वो हुआ वाचन कौशल का सोपान यानी चरण। दूसरा हुआ अर्थ ग्रहण करना और तीसरा हुआ प्रयोग करना। जैसे श्रवण कौशल के सोपान थे वैसे ही आपके वाचन कौशल के सोपान हैं। ठीक है, पहले उसने देखा, फिर उस चीज का अर्थ ग्रहण किया, उसके बाद उसने प्रयोग किया। और वाचन के प्रकार तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक होता है सस्वर वाचन, दूसरा होता है मौन वाचन। सस्वर वाचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक आदर्श वाचन होता है और एक अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन का मतलब जो टीचर करे, जैसे कहाँ पे
मतलब पूरे लय गति के साथ, ठीक है, ताल लय छंद जो भी कहें उसके अनुसार, यानी कहाँ पे रुकना है, कहाँ विराम चिन्ह है, कहाँ अर्ध विराम है, इसके अनुसार जब वाचन किया जाए तो वो हुआ आपका सस्वर वाचन, ठीक है। और अनुकरण में जैसे बच्चे करते हैं, जब टीचर ने पोयम पढ़ी और कविता का पाठ करा रहे हैं और उसके पीछे पीछे बच्चे ने क्या किया, उसको दोहराया, तो वो क्या हुआ, आपका अनुकरण हुआ, ठीक है। सस्वर वाचन में क्या हुआ कि दो प्रकार हो गए आपके, एक हो गया आदर्श वाचन और दूसरा हो गया आपका अनुकरण वाचन। बच्चा अनुकरण कर रहा है यानी टीचर के सेम पढ़ाए अनुसार पढ़ रहा है तो वो हो गया आपका अनुकरण, और आदर्श वाचन जो अध्यापक पढ़ रहा है वो कहलाया आदर्श वाचन। अब मौन वाचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक गहन होता है, एक द्रुत होता है। द्रुत का मतलब जल्दी जल्दी, आपने जल्दी जल्दी बस ऐसे ही एक बार सरसरी निगाह से पढ़ दिया तो वो क्या हो गया, आपका द्रुत वाचन हो गया। और गहन का मतलब आप बकायदे चिंतन, उसमें क्या हो रहा है, चिंतन क्षमता विकसित हो रही है, आप एकदम उसका गहन चिंतन कर रहे हैं, यानी उसकी बारीकियों को पढ़ रहे हैं कि क्या कहाँ पे कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, उसकी गहनता का अध्ययन कर रहे हैं, यानी सूक्ष्म चीजों का अध्ययन एक तरीके से हम कहें तो वो हुआ आपका मौन वाचन, ठीक। वाचन शिक्षण की विधियां, कितनी विधियां होती हैं, कई सारी होती है। एक वर्ण विधि होती है, कविता विधि होती है, शब्द वाक्य विधि होती है। यानी वर्ण मतलब सिर्फ आप वर्ण को जान रहे हैं, यानी कहने का मतलब वर्णमाला को जान रहे हैं, उसमें आपका सब आ गया है ना, स्वर भी आ गए, व्यंजन भी आ गए। उसके बाद आप क्या, वाचन शिक्षण की विधि में पहले आपने बच्चे को वर्ण विधि सिखाई, सिर्फ बच्चा स्वर और व्यंजन सीखा। उसके बाद आपने क्या सिखाया, शब्द सिखाया, धीरे धीरे एक एक शब्द सीखो। उसके बाद आपने क्या सिखाया, वाक्य सिखाया, उससे वाक्य बनाना। फिर उसके बाद आपने क्या सिखाया, कविता विधि, कविता लिख, ठीक। अगला है लेखन के प्रकार, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सुलेख का मतलब सुंदर लेख, श्रुत लेख का मतलब जैसे इमला या डिक्टेशन, जो कठिन शब्द होते हैं जिसको बोल के लिखवाया जाता है। और अनुलेख का मतलब जीरोक्स कॉपी करना, या सेम जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे ही कॉपी करना, वही क्या कहलाता है, आपका अनुलेख कहलाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। आप इतना ध्यान में रखे रहिएगा कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो हर एक लाइन आपके लिए क्वेश्चन है, यानी कोई भी लाइन आपको एक्स्ट्रा नहीं बताई जाएगी, हर एक लाइन से प्रश्न आपको अभी देखने को मिलेगा। मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगी इसी मैराथन क्लास में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और यकीन मान के चलिए, आप सिर्फ अगर आज के मैराथन वीडियो ही देख लेते हैं तो पेडागोजी वाला जो हिंदी पेडागोजी का जो सेक्शन है उसमें आप 15 के 15 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। थोड़ा सा बस हर एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे नोटिस करने के लिए कहा कि हिंदी भाषा के आकलन का क्या उद्देश्य है, हिंदी भाषा के लिखने के कौशल किस सीमा तक हो, हिंदी भाषा के संदर्भ में क्या उद्देश्य है, प्राइमरी लेवल पर टीचिंग करते समय क्या ध्यान देना चाहिए, पढ़ने का क्या उद्देश्य होना। लेव वाइगोत्स्की जो कहते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में, उन्होंने बच्चे की वार्ता को क्या कहा, व्यक्तिगत वार्ता, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ब से वाइगोत्स्की, ब से व्यक्तिगत वार्ता, व से वाइगोत्स्की, व से विचार बाद में, ठीक है। यानी वाइगोत्स्की साहब यही कहते हैं कि बच्चे में भाषा का विकास पहले होता है और उससे संबंधित जो विचार होते हैं वो उसके मन में बाद में आता है। उसके बाद बात करते हैं हम जो अगले जो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने भाषा से संबंधित कुछ बातें बताई, उनका नाम था नेम चोमस्की, ठीक है। चोमस्की ने क्या कहा, इन्होंने ऐसी कोई विशेष सूत्र या कुछ विशेष हिंदी से संबंधित बातें नहीं बताई, बस इनका कहना यही था कि बच्चे जो होते हैं वो भाषा अपने आप जन्मजात स्वाभाविक रूप से सीखते आते हैं, ठीक है। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई नियम, कोई व्याकरण या कोई पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों को जो भाषा सीखना होता है, जो मातृभाषा जो बच्चे सीखते हैं वो अपने आप सहज, स्वाभाविक और जन्मजात उनमें ये प्रवृत्ति होती है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भाषा कौशल, यानी
भाषा कौशल होते कितने प्रकार के हैं, तो वो 4 प्रकार के होते हैं और इसको आप इसी क्रम में याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि क्रम बदल दें, नहीं। और बच्चा भी इसी क्रम में सीखता है। आप अपने घर में या आसपास में किसी भी छोटे बच्चे का आप उदाहरण देख सकते हैं। आप किसी भी बच्चे का उदाहरण देख लीजिए अपने अपने घर में ही, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई 2 साल का बच्चा हो या 2 साल से ऊपर का बच्चा हो, उससे आप देख सकते हैं कि वो बच्चा कैसे धीरे धीरे सीख रहा है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। ये होता है भाषा कौशल के 4 प्रकार, जिसे हम क्या कहते हैं, सुबो पाली कहते हैं। सौ से सुनना, ब से बोलना, प से पढ़ना और ल से लिखना। बच्चा भी इनको इसी क्रम में सीखता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ग्रहणात्मक कौशल, यानी जैसे हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, तो हम कब ग्रहण करते हैं, जब मान लीजिए कि कोई पंडित जी होते हैं जो प्रवचन देते हैं, ठीक है, तो लोग जाते हैं ना प्रवचन सुनने के लिए, तो सुन करके क्या करते हैं, उनकी अच्छी बातों को, उनके कहे हुए तथ्यों को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, ठीक। तो ग्रहणात्मक कौशल में क्या आ गया, सुनना, ठीक। जब हम कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं या कोई भी बात हो, तो जब हम सुनते हैं तभी हम उसे ग्रहण करते हैं। और दूसरा क्या हुआ, पढ़ना। जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी अच्छे नॉवेल्स को पढ़ते हैं या कोई भी अच्छी बुक हो, कुछ भी उसके पात्र अच्छे लगे आपको या फिर उसमें लिखे हुए शब्द आपको अच्छे लगे, तो वो क्या हुआ, आपने उन चीज़ों को अपने जीवन में क्या किया, ग्रहण किया, ठीक है। अगला होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल। यही जो 4 आपके भाषा कौशल हैं, इन्हीं को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा अभिव्यक्तात्मक कौशल। इससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है और खासकर प्राथमिक लेवल पे तो जरूर आपको दे देता है ऑप्शन में कि इसमें से कौन सा अभिव्यक्तात्मक कौशल है, पढ़ना लिखना, सुनना लिखना, बोलना पढ़ना या बोलना लिखना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखने की बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत है कि ग्रहणात्मक कौशल और अभिव्यक्तात्मक कौशल में आपको अंतर स्पष्ट रूप से आना चाहिए। अभिव्यक्तात्मक यानी अपने आप को अभिव्यक्त करना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आप कैसे किसी के सामने आप प्रेजेंट करेंगे खुद को, तो जब कोई चीज़ आप बोलेंगे, आप भाषण देंगे, या फिर देखते हैं आप नेता लोग कैसे अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अपने आप को बताते हैं, ठीक है। या किसी एजेंट को देख लीजिए, किसी मार्केटिंग जो एम्प्लॉय होते हैं उनको देख लीजिए, जो सेल्समैन होते हैं, वो अपने आप को कितना अच्छा अभिव्यक्त करते हैं कि सामने वाला उनकी सिर्फ बातों से ही क्या होता है, इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, अभिव्यक्तात्मक कौशल, ठीक। कहने का मतलब बोलना, जब आप किसी को बता रहे हैं अपने बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो अपने आप को आप क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। और लिखना, लिखना भी एक अभिव्यक्तात्मक कौशल है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, लिख करके अपने चीज़ों को व्यक्त करते हैं। जैसे जब कोई एग्ज़ाम होता है, यानी थ्योरी टाइप का एग्ज़ाम, OMR सीट वाले एग्ज़ाम नहीं या 1 लाइनर क्वेश्चन वाले नहीं, जब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप देखते हैं लोग एस्से लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो भी एक तरीके के खुद को अभिव्यक्त कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा है उस एस्से के माध्यम से, उस पैराग्राफ के माध्यम से। तो वो भी क्या हुआ, एक अभिव्यक्तात्मक कौशल हुआ, ठीक। अगला हम बात करेंगे लेख की। कितने प्रकार के लेख होते हैं और कितने प्रकार के वाचन होते हैं, ठीक है। लेख का मतलब लिखने से ही है संबंधित, और वाचन का मतलब बोलने से या पढ़ने से आप कह सकते हैं, ठीक है, पढ़ने से। लेख 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रुत लेख, एक होता है अनुलेख और एक होता है सुलेख। श्रुत लेख का मतलब जैसे इमला कहे तो हम, या डिक्टेशन वर्ड कहे तो हम, ठीक है, एक ही बात हुई। इंग्लिश में डिक्टेशन बोल के जो लिखवाया जाता है, कि मतलब आप जैसे कोई किसी भी चैप्टर में जो कठिन शब्द होते हैं, हर चैप्टर में पीछे कठिन शब्द दिए रहते हैं, उन कठिन शब्दों को टीचर क्या करते हैं, बच्चों को इमला बोल के लिखवाते हैं। उससे क्या होती है, हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ दूर होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि श्रुत लेख का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर अध्यापक किस लिए करते हैं, तो ध्यान में रखे रहिएगा, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों दूर करने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वर्तनी क्या होती है, वर्तनी का मतलब मात्रा से, यानी जैसे मान लीजिए कोई भी कठिन शब्द हुआ, जैसे बच्चे को परिश्रम लिखना सिखाना है, तो कुछ बच्चे 100 को
शरीफा वाला सौ ना बना दे, ठीक है, या सरौता वाला सौ ना बना दे। तो इसलिए इससे क्या होती है, हमारी जो भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती है वो श्रुतलेख से दूर हो जाती हैं। बच्चा कहाँ मिस्टेक कर रहा है, उसे कहाँ सुधारने की ज़रूरत है पता चल जाता है। सुलेख, सुलेख का मतलब सुंदर लेख, यानी सुंदर लिखना, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि क्लास 2-3 में जब बच्चे जाते हैं तो उनको देते हैं टीचर कि ये सुलेख लिख करके घर से ले आना, या इस विषय में सुलेख लिखना, या अपनी हिंदी की किताब से पेज नंबर इतने से इतने सुलेख लिखें। सुलेख का मतलब सुंदर लिखना है, यानी जैसे किताब में दिया हुआ है आप क्या करें, सेम वैसे ही लेकिन सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें, तो वो होता है सुंदर सुलेख या सुंदर लेख। उससे क्या होता है, बच्चे की गलतियां पता चलती हैं या उसकी हैंडराइटिंग सुधरती है, एक तरीके से कहें तो। श्रुतलेख से वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, यानी बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ उससे मात्रा में मिस्टेक हो रहा है वो सुधरता है, और सुलेख से उसकी हैंडराइटिंग सुधरती है, यानी बच्चा सुंदर लिखना सीख जाता है। अब बात करेंगे अनुलेख की। अनुलेख का मतलब कॉपी करना, यानी जैसे टीचर लिख रहे हैं आप वही लिखिए। अनुलेख का मतलब सेम आप कॉपी कर लीजिए कहें तो। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ दूर हो या फिर आपकी सुंदर लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनुलेख का मतलब एज यूजुअल जैसे टीचर लिखवा रहे हैं आप वैसे ही कॉपी करते जाइए, ठीक है। अगला हम बात करेंगे वाचन के प्रकार की। वाचन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है सस्वर वाचन और दूसरा होता है मौन वाचन। सस्वर वाचन आपने देखा होगा प्राइमरी लेवल पे टीचर क्या करते हैं, कोई भी जो पोयम होती है, स्पेशली जो आपका कहें तो कविताएं होती हैं, उनको टीचर क्या करते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं और कहते हैं कि आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए क्लास में। वो इससे क्या होता है, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ऐसे बच्चों को रिपीट कराते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को सीख भी लेते हैं, उनको रटाना नहीं पड़ता। और दूसरा चीज़ क्या होता है, उनका सस्वर वाचन, यानी साथ साथ वाचन करते हैं यानी पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, उनको भी पढ़ने की धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। तो सस्वर वाचन में क्या होता है, यही होता है, साथ साथ पढ़ते हैं यानी तेज तेज पढ़ते हैं, ठीक है। और मौन वाचन का मतलब साइलेंटली पढ़ते हैं, जैसे देखे होंगे जो बड़े लोग पढ़ते हैं। तो स्पेशली सस्वर वाचन प्राथमिक लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मौन वाचन अपर प्राइमरी का है तो हम, या फिर उससे हायर लेवल के लिए। मौन वाचन से क्या होता है, जैसे कोई अच्छी नॉवेल पढ़ी जाए या कोई अच्छी बाल साहित्य या कुछ भी कोई अच्छी किताब पढ़ी जा रही है, उससे क्या होता है, थिंकिंग लेवल बढ़ता है, ठीक है, यानी संज्ञानात्मक स्तर बढ़ता है, बच्चे की चिंतन क्षमता बढ़ती है मौन वाचन से। तो लेखन के 3 प्रकार, श्रुतलेख, सुलेख और अनुलेख। वाचन के 2 प्रकार, सस्वर वाचन और मौन वाचन, ठीक। मौन वाचन आपका चिंतन बढ़ाता है, थिंकिंग स्किल बढ़ाता है बच्चे की। तो ये तो हुई आपके मौन वाचन तक की बात। अगला बात करेंगे हम शिक्षण सूत्र की। ये भी बहुत पूछा जाता है शिक्षण सूत्र। ये तो बहुत ही आसान है और आपको ये सिर्फ हिंदी पेडागोजी में ही नहीं बल्कि चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आपको काम करेगा, बाल मनोविज्ञान में भी ये शिक्षण सूत्र आपको काम आएंगे। देखिए जॉन डीवी जो थे, इन्होंने कहा कि 3 आयामी होती है प्रक्रिया, जो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया होती है, या जो कहें तो हम उसका जो शिक्षण सूत्र होता है, या कहें तो उसमें मेन जो होते हैं वो 3 आयाम होते हैं। पहले द्विआयामी प्रक्रिया बताई गई कि 2 ही आयाम होते हैं, टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, और सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो चलती रहती है। लेकिन बाद में जो जॉन डीवी आए, इनका जो मानना था, ये कहते हैं कि शिक्षण क्या होता है, 3 आयामी होता है। 3 आयाम उसके कौन कौन से हुए, एक टीचर होता है, दूसरा स्टूडेंट होता है, और तीसरा जो होता है वो करिकुलम होता है। करिकुलम, टीचर का मतलब भाई शिक्षक, स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी, और करिकुलम का मतलब पाठचर्या कहे तो हम, या पाठ्यक्रम कह दे तो हम, उसमें सब चीज आ गई। यानी बच्चे के असेंबली से लेके, यानी उसके प्रार्थना सभा से लेकर के बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, डांस कंपटीशन हो रहा है, या कोई भी ऐसी चीजें जो उसके विद्यालय से संबंधित है, वो सब चीजें किस में आ गई, आपके करिकुलम में आ गई, ठीक। तो ये हुआ आपका 3 आयामी प्रक्रिया। करिकुलम में वो पाठ्यक्रम भी आ गया है, यानी बच्चा क्या सीख रहा है, कौन सा विषय सीख रहा है, या कौन सा स्कूल में कंपटीशन हो रहा है, कौन सा गेम होने वाला है, ये सारी चीजें उस करिकुलम में समाहित होती हैं, ठीक है।
यानी बच्चे को पूरे सत्र में क्या कराना है वही उसका करिकुलम हुआ एक तरीके से कहे तो हम। अगला हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र की। वैसे तो शिक्षण सूत्र बहुत हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है अभी आप वही पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम मात्र 2-4 दिन है। वैसे मैंने आपको शिक्षण सूत्र पढ़ाया हुआ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात का मतलब बच्चा जो जानता है, जिन चीज़ों को वो जान रहा है। जैसे बच्चा क ख ग घ जान रहा है, ठीक, प्राइमरी लेवल के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे बच्चा क ख ग घ जान रहा है, ठीक है, वर्णमाला जान रहा है बच्चा, तो अब हम उसको क्या सिखाएंगे? ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जा रहे हैं, यानी 2-2 अक्षर के अब आप शब्द सिखाइए। नल, कल, जल, ठीक है, थल, नभ, यानी आप बच्चे को 2-2 अक्षर के बिना मात्रा वाले शब्द सिखा रहे हैं। उसके बाद आप क्या सिखा रहे हैं? 3 अक्षर के शब्द, जैसे गगन, नहर, मक, ठीक है, मगर, ये सारी चीजें आप बच्चे को सिखा रहे हैं। उसके बाद आप क्या सिखाएंगे? मात्रा वाले शब्द सिखाएंगे। ठीक, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बच्चे को ज्ञात से आप अज्ञात की ओर ले जा रहे हैं। ये क्या हुआ? एक प्रमुख शिक्षण सूत्र हुआ। वही चीज फिर सरल से कठिन की ओर, यानी बच्चा जो सिंपली जान रहा है, जिन चीजों को जान रहा है, जैसे प्राइमरी लेवल का बच्चा अभी सिर्फ अ आ इ ई स्वर लिखना जान रहा है, फिर आप उसको क्या सिखाएंगे? व्यंजन सिखाएंगे। व्यंजन के बाद से आप क्या सिखाएंगे? वर्णमाला सीख लिया, 2 अक्षर के शब्द सीख लिए, 3 अक्षर के शब्द सीख लिए। उसके बाद आप क्या सिखाएंगे? 4 अक्षर के शब्द, फिर मात्रा वाले शब्द। मात्रा वाले शब्द के बाद आप क्या सिखाएंगे? बच्चे को पूरा वाक्य पढ़ना सिखाएंगे, वाक्य को पूरा लिखना सिखाएंगे। ये क्या हुआ? सरल से कठिन की ओर। और सेम वही चीज मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब जिन चीजों को देखा है, जिससे वो वही चीज हुआ प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी बच्चा जिन चीजों को देख रहा है प्रत्यक्ष रूप में, उससे अमूर्त की ओर, यानी उसने जिन चीजों को नहीं देखा है उसका ज्ञान दीजिए आप। यानी बच्चे ने कविता जान रहा है, बच्चा कविता क्या होती है, कहानी क्या होती है, अब आप उसको धीरे धीरे डायरी के बारे में बताइए, उपन्यास क्या होता है इसके बारे में बताइए, ठीक है, यात्रा वृत्तांत क्या होता है। यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। जैसे जैसे बच्चे का लेवल हाई होता जाता है, वो वैसे वैसे उन चीजों को जानता जाता है। ठीक है, यही कहता है शिक्षण सूत्र आपका। अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट, निपात शब्द। अब निपात शब्द होते क्या है? ये पैराग्राफ वाले में भी ये चीजें पूछी जाती है कि दिए हुए पैराग्राफ या दिए हुए वाक्य में इसमें से कौन सा निपात शब्द है। तो निपात शब्द मैंने कुछ नोट किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। जैसे हाँ जी, हाँ अलग हो, जी अलग हो, या जी हाँ, जी नहीं, नहीं मत, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले, लेकिन वाक्य के साथ जुड़ करके वो वाक्य को या तो पॉजिटिव बना दे या तो निगेटिव बना दे। ठीक है, मत, क्या, यानी क्या ऐसे है तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन क्या रमेश घर गया, तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी आप पूछ रहे हैं। क्या, काश, काश के आगे आप देखिए एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाया हुआ है मैंने, यानी हिंदी में कहे तो हम विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाओ। सा, ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, जी, तो, ही, भी, तक, भर, ठीक है, सिर्फ, केवल, ये शब्द क्या होते हैं? निपात शब्द होते हैं। आप खुद ही देखेंगे जो छोटे शब्द दिखे ना, आप एक तरीके से ध्यान दीजिएगा, वाक्य में जो भी छोटे शब्द दिखे, आपको ये तो पता है कि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। सर्वनाम क्या होता है? वह, यह, ठीक है, ऐसा वैसा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। आपको क्रिया विशेषण भी पता है, विशेषण भी पता है। तो उसके बाद के जो शब्द आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि जो छोटे शब्द दिखे आप समझ जाइए कि वो निपात शब्द हैं। ठीक, अगला जो 2 इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोर्टफोलियो, घटना वृत्त या एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, इस चीजों को बड़ा ध्यान से देखिएगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो आप एक तरीके से मान लीजिए कि कोई फाइल है। ठीक, उस फाइल में हम क्या कर रहे हैं? बच्चे का रोज टेस्ट ले रहे हैं और उस टेस्ट का नंबर मेंशन कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? उसका पोर्टफोलियो रिकॉर्ड तैयार हो गया। यानी एक ही सब्जेक्ट में बालक द्वारा अलग अलग समय में एक क्षेत्र में किया गया आकलन, यानी बच्चा किस क्षेत्र में स्ट्रांग है, किस क्षेत्र में वीक है, इस चीज का जो हम मेजरमेंट करते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में बालक द्वारा अलग अलग समय में, यानी
जो बच्चा है, मान लीजिए आज हमने एक टेस्ट लिया, एक हफ्ते बाद दूसरा टेस्ट लिया सेम उसी विषय का, क्या कह रहा है, बालक द्वारा अलग अलग समय में, मतलब समय अलग हो लेकिन क्षेत्र क्या हो, एक ही हो, एक ही क्षेत्र में आकलन। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, प्रतिदिन मैथ के टेस्ट में आने वाले नंबर का रिकॉर्ड रखना। यानी टीचर ने उस टीचर ने बना लिया कि हर वीक के मंडे को हम आपका मैथ का टेस्ट लेंगे, आप संडे को रिवाइज करके आइएगा। तो मान लीजिए फर्स्ट वीक में बच्चा क्या ला रहा है, 20 मार्क्स का अगर टेस्ट है तो बच्चा 18 ला रहा है। सेकेंड वीक में जब टेस्ट ले रहे हैं सर तो 15 ला रहा है। उसके थर्ड वीक में जब सर टेस्ट ले रहे हैं तो 20 आउट ऑफ 20 पा रहा है। उसके बाद जो सर टेस्ट ले रहे हैं तो वो बच्चा क्या कर रहा है, 10 मार्क्स पा रहा है, यानी कम हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब सर हर वीक में उस बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं और वही उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं। तो वही क्या कह रहा है, प्रतिदिन मैथ के टेस्ट में आने वाले नंबर के रिकॉर्ड को ही हमने क्या कह दिया, पोर्टफोलियो, यानी अलग अलग समय में लेकिन एक ही क्षेत्र में। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है आपका घटनावृत्त या एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये क्या कहलाता है, जैसे अलग अलग क्षेत्र में किया गया बच्चे का प्रदर्शन। जैसे म्यूजिक कंपटीशन में बच्चे का रिकॉर्ड बना लिया आपने, ड्राइंग कंपटीशन में, स्पीच कंपटीशन में, एस्से कंपटीशन में, इन सब का रिकॉर्ड रखा तो वो क्या हुआ आपका घटनावृत्त या एनेक्डोटल रिकॉर्ड। यानी अलग अलग फील्ड में बने अगर वो रिकॉर्ड, आप बच्चे का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो वो एनेक्डोटल, और एक ही फील्ड में या बच्चे का एक ही क्षेत्र में किया गया प्रदर्शन क्या कहलाता है, बच्चे का पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका